हेलो एवरीवन। तो बच्चों अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 पर और आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। हमें बस करना ये है कि डेली बेसिस पर एक क्लास करनी है, एक क्लास देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, उनको ट्राई करना है। हमें बहुत एकदम परप्लेक्स नहीं होना है, एकदम रिलैक्स मोड में आकर के प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं है, बस भीड़ ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखना। तो तुमको थोड़ा सा बस अलग तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी बनाकर करनी है। तो अगर डेली बेसिस पर लोग एक क्लास भी करते चलें और मैं जो भी टॉपिक्स मैं तुमको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन टॉपिक्स पे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते चलें, तो बिलीव करो कि अभी से एग्ज़ामिनेशन आने तक ये पूरा सिलेबस इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा कि इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर रहेगा कि यार वो अलग ही लेवल तुम्हारा होगा एग्जामिनेशन में बैठने के समय। बट वो एक दिन में नहीं होगा। तो अभी समय हमारे पास है, बस हमें उस समय को स्मार्टली यूज़ करना है। मैं तुमको हमेशा एक बात कहता हूँ, तुमको बहुत ज़्यादा ढेर सारे पढ़ने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। ये 2 महीने में तुमको स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है, हार्ड वर्क के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क नहीं करना है बट स्मार्ट तरीके से करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों को जो टॉपिक शुरू करना है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। बहुत एक से एक चीज़ तुमको सीखने को मिलेगी। जैसा कि मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, गॉसेस थ्योरम का यूज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में होता है। तो वही तुमको आज मैं सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चूँकि डेरिवेशन तो हम लोग नहीं करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, बट हम लोग ये तो ज़रूर देखेंगे कि इसको यूज़ करके हम लोग कितने अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर या एक लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या है पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऐसे एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो फॉर्मूला जनरली जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि E इज़ इक्वल टू दैट इज़ Q/R², ठीक है। यही फॉर्मूला हमारा ज़्यादा लोगों से अगर पूछो तो उनके पास दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यही फॉर्मूला सबसे पहले घूमता है। मगर हमें ध्यान रखना होगा कि ये फॉर्मूला है किस लिए, कब अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज मेरे पास है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सब जानते हैं 1/4π/Q/R² होता है। पॉइंट चार्ज अगर है तो, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज हमेशा पॉइंट के फॉर्म में थोड़ी मिलेगा हमको। मान लो लाइन के फॉर्म में है, स्फेरिकल शेल है, चार्ज प्लेट है, चार्ज शीट है, स्फीयर एक है चार्ज का, तो ये सब पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे कूलॉम्स लॉ से ज़्यादा बेहतर तरीके से तुमको गॉसेस लॉ हेल्प करते हैं। यही गॉसेस लॉ का मेन एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके जो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, यही एप्लीकेशन में पढ़ना है। इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, बट अच्छे से फॉर्मूला इसका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो हम शुरू करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर या एक लॉन्ग लाइन चार्ज। तो सबसे पहले करते क्या है, मेरे पास एक बहुत ही लॉन्ग, जिसको हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग कह करके ही पुकार सकते हैं, एक लाइन चार्ज है, ठीक है, या चार्ज्ड वायर है। ये डॉटेड दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो लेंस है, जो एंड्स हैं, इसके जो सिरे हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहे हैं, मतलब बहुत दूर जा रहे हैं। तो जैसे तुमको मैंने बताया था कि इनफाइनाइट कहने का यहाँ मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पर मैं कोई पॉइंट लूँ, मान लो P पॉइंट है R डिस्टेंस पर, तो इस R डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसी को इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब ये इनफाइनाइट, वो जो मैथमेटिकल जो इनफाइनाइट होता है उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेटिवली बात यहाँ पर की जा रही है कि इसके सापेक्ष, इस डिस्टेंस के सापेक्ष, इस डिस्टेंस के रिलेटिव ये जो लेंथ है चार्ज्ड वायर की, लाइन चार्ज की, वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है।
और मान लो कि इस पूरे चार्ज वायर पर हमने चार्ज दिया है जो उस पर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम जानते हैं कि एक समान तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहीं किसी खास हिस्से में ज़्यादा, कहीं पर कम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। और ये जो चार्ज है, मान लिया हमने इसकी जो टोटल लेंथ है वो L लेंथ है और जो टोटल चार्ज हमने दिया X से Y तक वो टोटल चार्ज है Q। ठीक है, तो टोटल L लेंथ पर हमने Q चार्ज इसको दिया हुआ है, मान के चलो। तो अब अगर हम लोग इसका लाइन चार्ज डेंसिटी पता करना चाहें, मतलब कि वी कैन राइट ऑन L लेंथ जो चार्ज हमने दिया है, चार्ज गिवन इज इक्वल टू Q। ठीक है, मान लिया टोटल लेंथ L है, बहुत लंबी लेंथ है इस R के कंपैरिजन में, जिसकी टोटल वैल्यू L है, Q चार्ज को मैंने दिया है। तो ऑन L लेंथ चार्ज गिवन इज इक्वल टू Q। अब देखो, अब कुछ बच्चे यहाँ पर इस बात को परेशान मत होना कि सर आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ लिखा है, फिर L लेंथ आपने कैसे ले लिया। तो तुमको मैंने पहले कहा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लेने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ है तो फाइनाइट ही, मगर इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज़ मीनिंग ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ। तो हम उसकी एक कोई फाइनाइट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी पहले पता कर सकें। तो मान लो कि L लेंथ पर चार्ज गिवन है Q। ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि बहुत बड़ी सचमुच की इनफाइनाइट लेंथ है और उस इनफाइनाइट लेंथ के L लेंथ पर हमने चार्ज Q दिया हुआ है। ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट से L कैसे आ गया। ऐसे समझ लो कि इनफाइनाइट लेंथ है, मान लो इनफाइनाइट ही है, उसकी L लेंथ पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके पूरे इनफाइनाइट में से L लेंथ हमने लिया जिस पर चार्ज Q है। ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ऑन N लेंथ चार्ज गिवन इज इक्वल टू Q, देयरफॉर ऑन यूनिट लेंथ चार्ज गिवन कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है Q/L। ठीक है, इसी Q/L को हम लोग कहते हैं उसके लिए लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी, या जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी वर्ड भी यूज़ करूँ, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे, तो रेखीय आवेश घनत्व, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने इसका लैम्डा निकाल लिया, दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। अब अगर डेरिवेशन तुमको याद हो, डेरिवेशन में करने नहीं जाएंगे, बस हल्का सा बताऊँ करते कैसे हैं कि हम इसको पॉइंट P को मान करके एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ऐसा ड्रॉ करना होगा कि जो पॉइंट P है उस सिलेंड्रिकल सरफेस के सेंटर पे आना चाहिए, सॉरी सेंटर बोल रहा हूँ, उसके सरफेस पे आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइक दैट। तो हमने क्या किया कि एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अपने मनपसंद लेंथ का ड्रॉ कर सकते हो। लेट सपोज दिस लेंथ इज स्मॉल l। ठीक है, अब स्मॉल l लेंथ का मैंने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। अब यही सिलेंडर हमारा क्या कहलाता है, हमने बताया था उस दिन, जिस सरफेस पर गॉस का थ्योरम अप्लाई करते हैं उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। गॉसेस लॉ भूला तो नहीं है, तरीका क्या था? तो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लिया जिसका एरिया क्या हो गया ds नॉर्मल आउटवर्ड, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। घबराने में डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट ये सब तुमको गॉसेस थ्योरम का पूरा एकदम एक होता है ना कि दिमाग में बैठाना, बस उस लिए सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अब तुमको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है,
मगर चीज़ों को देखोगे समझोगे तो यहाँ पर बैठना चाहिए। एक बार यहाँ बैठ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा हमने सरफेस लिया एलिमेंट्री पार्ट, और उस पर जब गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन E.ds, तो वो इज इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 टाइम्स उस सरफेस के अंदर का चार्ज। ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स हिंदी में कहते हैं, मैं हिंदी भी बीच में यूज़ करता रहूँगा ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स जो है, वो अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। अब अंदर का चार्ज फाइंड करते हैं, इंडिकेशन लगाते हैं, तो सॉल्व वॉल्व करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ये आती है, E इज इक्वल टू λ/2πε0 r। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन चार्ज, एक बहुत लंबे लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे r डिस्टेंस पर कितना होगा, λ/2πε0 r, जहाँ r क्या है उस लाइन चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और लैम्डा क्या है उसका लाइन चार्ज डेंसिटी, जो कि कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, जनरली हमको लैम्डा दिया होता है, हमको उसको बस यूज़ करना होता है। रियली ही लैम्डा हमको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, मोस्ट ऑफ टाइम ये दिया रहता है। बस इसको डिफाइन करने के लिए तुमको मैंने ये बात समझाई कि देखो लैम्डा ऐसे निकालते हैं, इसका ये डेफिनेशन होता है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन चार्ज, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर भी कह सकते हो, उसके वजह से किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस करेंगे इससे। मगर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, इसी में एक फॉर्मूला और तुमको बताना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा मतलब इससे हट करके है मगर इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है वो फॉर्मूला। जैसे मान लो ये जो तार हमारे पास है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर मेरे पास है। मान लो मैंने इसे मोड़ करके एक आर्क के फॉर्म में दे दिया, और मान लो लेंथ इज़ फाइनाइट, इसकी जो तार की लंबाई है फाइनाइट है, इसको पकड़ लिया और आर्क समझते हो ना, चाप जिसको हिंदी में कहते हो, आर्क के फॉर्म में ऐसे बेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, और ये इस आर्क का सेंटर है, और ये मान लो इसकी रेडियस है, ये, और ये इसके दो पॉइंट्स हैं, ए और बी, दूसरे कह सकते हो, और ये इसका सेंटर है, इस आर्क का सेंटर। करना क्या है, सुनना, इस आर्क पर हमने चार्ज दिया जो कि उस पर यूनिफॉर्म तरीके से जा कर के डिस्ट्रीब्यूट हो। आराम से फिगर को देखो, आराम से ध्यान से फिगर को देखना, समझना क्या बताया जा रहा है, उसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। मान लो मेरे पास स्ट्रेट वायर नहीं है, चार्ज्ड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, उसको मोड़ के आर्क का फॉर्म दिया गया जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। लाइन चार्ज डेंसिटी अभी भी लैम्डा ही है जो हमको दिया रहेगा। ठीक है, और रेडियस मान लो इसका r है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमसे इससे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, एक चार्ज्ड वायर का जो आर्क फॉर्म में है, चाप के फॉर्म में है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। जो स्ट्रेट वायर है उसको मोड़ के आर्क का रूप दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो इतना फॉर्मूला याद है ना स्ट्रेट वायर के लिए, उसको लिख लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी, मान लो जो टोटल आर्क है ए बी, ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, मान लो वो एंगल है फाई, हमें फाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू λ/2πε0 r साइन फाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसका वैसे ही कर देना, बस एक उसमें फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देना,
दैट इज साइन फाई बाई टू, जहाँ फाई क्या होगा, फाई होगा उस आर्क का सेंटर पर बनाया गया एंगल। यहाँ तक क्लियर है? और तुम बिलीव करो इस फॉर्मूले से हम लोग इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। पता है कैसे? अच्छा बताओ, इस आर्क को अगर पकड़ करके जो मुड़ा हुआ है इसको पकड़ के सीधा कर दूँ, कुछ ऐसे पकड़ूँ ए और बी को और पकड़ सीधा कर दूँ ऐसे, ठीक। तो अगर इसको मैं सीधा कर दूँ, जो ऐसे मुड़ा हुआ इसको मैं सीधा ऐसे स्ट्रेट कर दूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर इसके दोनों ए और बी पकड़ करके मैं खींच कर एकदम सीधा कर दूँ ऐसे स्ट्रेट उसके तरफ, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा। 180/2 हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा तुरंत आ जाएगा। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। एक तरीका समझा रहा हूँ याद रखने का, ये बस दोनों अलग फॉर्मूले हैं, याद करने का तरीका है, फटाफट याद रहेगा। अब उसके बाद सेमी सर्किल है, 1/4 ऑफ सर्किल है, जो चाहे निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि फॉर सेमी सर्किल, तो फॉर सेमी सर्किल के लिए ये जो पूरा एंगल बनेगा, पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा सेमी सर्किल के लिए। तो 180 अगर पूरा एंगल बनेगा तो 180 अगर फाई की वैल्यू पुट की जाए सेमी सर्किल के लिए, तो सेमी सर्किल में ये अगर 180 होगा, साइन 80 कितना हो जाएगा, 1। तो फॉर्मूला आएगा तुम्हारा E = λ/2πε0r। ठीक है, वही फॉर्मूला आ जाएगा जो एक स्ट्रेट वायर का होता था किसी पॉइंट P पे। ठीक है, फॉर 1/4 सर्किल, 1/4 सर्किल अगर हो, मान लो एक 1/4 समझते हो ना, 1/4 का मतलब ये ऐसा 1/4 के फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो 1/4 के फॉर्म में अगर होगा तो 1/4 सर्किल यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री बनाएगा। एक सर्किल पूरा एंगल कितना बनाता है, 360। तो एक सर्किल का जो 1/4 होगा, 1/4 होगा, वो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90। तो फाई के बदले क्या लूँगा, 90। साइन 90/2 45, साइन 45 1/2। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, E = λ/2√2πε0r। ठीक है, एंड फॉर, मज़ेदार चीज़ अब आएगी, फॉर कंप्लीट सर्किल। अगर कंप्लीट सर्किल होगा, पूरा सर्किल ऐसे हो, पूरा सर्किल है, एक चार्ज रिंग कह सकते हो, एक चार्ज रिंग है, रिंग के फॉर्म में है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 360/2 कितना होगा, साइन 180। साइन 180 कितना होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये सब रिजल्ट्स तुमको याद रखने हैं कि किस केस में कितना होता है। और ये जो 0 आ रहा है, इसका सेंस भी बनता है कि भाई इस पॉइंट को चारों तरफ से चार्ज ने घेर के रखा है, तो हर एक चार्ज का जो सामने वाला चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। यहाँ वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ वाला यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ वाला यहाँ से कैंसिल होगा, जो उसके ठीक सामने है उसे कैंसिल कर देगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर आती है, ठीक है, बराबर सुनो बात, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग अगर आती है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। 1/4 अगर हो, 1/4 ऑफ सर्किल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा। अगर सेमी सर्किल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा, जो कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में इक्वल है। और अगर इनके अलावा कुछ और आता है, 30, 60, 40 वॉटेवर जो भी दे, एंगल कितना बन रहा है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फाई क्या होगा, उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। ठीक है, तो ये जो कि गॉस थ्योरम से, ये हालांकि गॉस थ्योरम तो नहीं है मगर उससे इंटरकनेक्टेड फॉर्मूला है, उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है। तुरंत अभी लिखूंगा तो फटक से याद भी हो जाएगा, तो हो सकता है शायद कहीं पर किसी रूप में काम आ जाए, तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना। तो ये एक स्ट्रेट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड है वही, और ये हो गया तुम्हारा एक सर्कुलर आर्क अगर दिया है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, चलो तो चलते आगे हम लोग।
ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम लोग आगे चलेंगे टुवर्ड्स एक चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल की बात करेंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल्दी कर लो इसको। अब चलते हैं बच्चों दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, इस पे कैविटी वाले क्वेश्चंस भी तुमको मिलते हैं बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में, तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, मगर पहले इस एप्लीकेशन को समझते कहना क्या चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। मान लो एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल का मतलब कि अंदर से खोखला है और इसका जो ऊपर का सरफेस है, जो बॉडी है जिससे स्फीयर बना हुआ है, बहुत पतला सा है, थिन, काफ़ी थिन है। एक हॉलो स्फेरिकल शेल भी कह सकते हो, एक खोखला गोला है, चार्ज्ड है और बहुत पतला सा उसका सरफेस है जिस पर चार्ज उसके सरफेस पर फैला हुआ है, और अंदर से वो खोखला है, हॉलो है, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, एक खोखला गोला, चार्ज्ड है उसका सरफेस, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। थिन स्फेरिकल शेल, एक पतला सा एक चार्ज्ड स्फीयर है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। कहाँ फाइंड करनी है? अंदर फाइंड करेंगे, इसके सरफेस पे, इसके बाहर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे और दोनों का ग्राफ भी देखेंगे, और फिर क्वेश्चन में तो उसका यूज़ होगा ही होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि मान लो जो ये स्फेरिकल शेल हमने बनाया है, इसका रेडियस है r। ठीक है, और इसको टोटल चार्ज हमने q दे रखा है, जो उसके सरफेस पर जा कर के यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तुम लोग को अब तक क्लियर हो चुका है, जिसको हिंदी में कह सो एक समान वितरण, आवेश का एक समान वितरण है, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं, एक समान तरीके से वितरण है चार्ज का, आवेश का। हमने मान लो 3 पॉइंट चूज़ कर लिया, एक पॉइंट चूज़ कर लिया मान लो P1 अंदर कहीं पे है, सेंटर हो गया ये, और एक उसके सरफेस पर P2, और एक उसके सरफेस से बाहर मान लिया P3। ठीक है, तो अब ड्यूरेशन तो करना नहीं है, सीधे पॉइंट पे आते हैं और टू द पॉइंट बात करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तरीका वही होता है कि पॉइंट P से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, उस पर गॉस का थ्योरम अप्लाई करते हैं, गॉस का प्रमेय अप्लाई करते हैं, फिर तमाम चीज़ें होती हैं, अंदर चार्ज नहीं होता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, फिर वही P2 पर सरफेस ड्रॉ करते हैं, फिर P3 पर करते हैं। तो एक सिंपल एक मेथड है, एक तरीका है, अप्रोच है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं और तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग P1 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P1 पर 0 होता है। ठीक है, सिर्फ अंदर नहीं, तो ये याद रखना कि 0 एट एवरी इनसाइड पॉइंट, इस बात को ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और इसका एप्लीकेशन भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो कहीं भी कोई अगर कंडक्टिंग शेल है, एक चार्ज कंडक्टिंग शेल है, हॉलो स्फीयर है, चार्ज है, तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर सेंटर से लेकर के सरफेस के जस्ट पहले तक, सरफेस पर नहीं, सरफेस के जस्ट पहले तक, सेंटर से लेकर कहीं भी चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0 एवरीवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा, किसी भी चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसलिए लिख दिया मैंने कि सिर्फ P1 नहीं, 0 एट एवरी इनसाइड पॉइंट, अंदर के हर एक पॉइंट पे 0 होगा। देन सरफेस की बात किया जाए P2 पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सरफेस का फॉर्मूला ये हो गया। बाहर निकलोगे P3 पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर, जहाँ स्मॉल r क्या है, सेंटर से पॉइंट P3 तक की डिस्टेंस।
ठीक है। तो 1/4 क्यू बाई स्मॉल आई स्क्वायर, स्मॉल आर सेंटर से पॉइंट P3 तक का डिस्टेंस है। तो अंदर के हर एक पॉइंट पे 0 सरफेस पर बढ़ जाएगा और सरफेस से बाहर निकलोगे तो फिर घटता जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हमें बनता दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख लूँ मैं, और आर अगर यहाँ लिख लूँ, तो सेंटर से लेकर सरफेस के ठीक पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। तो सेंटर से लेकर के सरफेस के ठीक पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। तो ये 0 हो गया सेंटर, और ये सरफेस के जस्ट पहले तक आर मान लो, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दिस इज दिस वन। जैसे ही सरफेस के ऊपर पहुँच गए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक का एक बढ़कर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, ई मैक्स, और बाहर निकला सरफेस को जैसे ही क्रॉस करके बाहर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ई की वैल्यू घटती जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, लाइक दैट, ठीक है। चलो ग्राफ पे मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा फिर 1/r²। तो ग्राफ याद रहेगा इसका, सिंपल सा ग्राफ है। सेंटर से सरफेस के ठीक पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, सरफेस पर बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी, फिर बाहर निकलोगे तो डिक्रीज करेगा, एंड प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये तो एक थिन स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कहाँ पर क्या होता है। अब इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात भी कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। सब करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, पहले भी समझेंगे पूरा क्या कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन सब पे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp1, मतलब इस P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ऐसी होती है 1/4πε0 Q/r। बस देखो फॉर्मूला लिखना नहीं है, तो बुक में लिखा भी हुआ होगा, बट उसको समझना है कैसे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी मीनिंग है। तो ये फॉर्मूला हो गया इसके अंदर के हर एक पॉइंट पर। और बड़े मज़े की बात ये है, जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट इनसाइड होता है। कांस्टेंट इनसाइड का मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस पूरे स्फेरिकल शेल के अंदर हर जगह एक समान होती है। एग्जैक्टली पोटेंशियल विल रिमेन सेम, अंदर हर जगह एक समान होगा, कांस्टेंट होगा। वही लिख दिया मैंने, दिस फॉर्मूला 1/4π/Q इज कांस्टेंट इनसाइड, अंदर के हर पॉइंट पर सेम है और कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम है। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कांस्टेंट होता है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हम सब जानते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उसकी वजह भी तो है कि अंदर पूरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कहीं पर बदल नहीं रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है तो हर एक पॉइंट पर ये 10 वोल्ट होगा, सरफेस के ठीक पहले तक नहीं, इनफैक्ट सरफेस पर। अच्छा, बड़े मजे की बात ये है कि सरफेस का भी तुमको बता दूं मैं कि अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाए तो सेम वैल्यू आती है 1/4πε0 Q/r। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें अंदर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता ही है, सरफेस पर भी उतनी ही वैल्यू होती है जितना कि अंदर किसी पॉइंट पे होती है। तो ये जो कंडक्टिंग शेल है, चार्ज्ड यूनिफॉर्म कंडक्टिंग शेल, उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक, सरफेस के पहले नहीं, सरफेस पर भी पोटेंशियल सेम होता है। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो अंदर के हर एक पॉइंट पर 10 वोल्ट होगा, यहाँ तक कि सरफेस पर भी 10 वोल्ट ही मिलेगा। इस बात को समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फॉर्मूला सरफेस पर वही होती है जो कि अंदर होती है। तो अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल दिया, सरफेस पर तुमको मिल जाएगा। सरफेस का पॉइंट का पोटेंशियल है तो अंदर वही होगा तुम्हारा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है।
और बाहर के पॉइंट पे चेक करोगे तो बाहर के पॉइंट के लिए फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r। ठीक है, तो बाहर निकलने पर कैपिटल R की वैल्यू इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिस्टेंस के साथ अगर ड्रॉ करें कि ग्राफ कैसा इसका बनेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया डिस्टेंस, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। उसके बाद अगर बाहर निकलेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज, और कैसे डिक्रीज करेगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, वहाँ R होता है। तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक, ठीक है, सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, तो थ्रू आउट कांस्टेंट है, और बाहर निकला तो इस फॉर्मूले के हिसाब से डिक्रीज करता जाएगा। तो ये एक थिन चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, उसका एक्सप्लेनेशन है और उसका ग्राफ है ये। ठीक है, और होपफुली ये एक बार देख करके अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चलेंगे थर्ड एप्लीकेशन पर। एक सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज लेंगे, ये तो हॉलो कंडक्टिंग शेल था, एक हम स्फीयर लेंगे, चार्ज का स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को चेक करेंगे। ठीक है, मगर इसको पहले कर लो, फिर थर्ड एप्लीकेशन की तरफ तुरंत चलते हैं टू इट। तो अब चलते हैं बच्चों थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। बड़ा बढ़िया एप्लीकेशन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। अभी हम लोग एक कंडक्टिंग शेल के बारे में पढ़े, जहाँ पे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, अंदर पूरा हॉलो था, कोई चार्ज नहीं था, चार्ज एकदम ज़ीरो था, नेट चार्ज ज़ीरो था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा एक सॉलिड स्फीयर है जो चार्ज का ही बना हुआ है, मतलब एक स्फीयर ऑफ चार्ज, मतलब अंदर भी इसमें चार्ज पूरा भरा पड़ा है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे है, जबकि इसके पहले वाले में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस पे हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। इसके पहले वाले में जो मैं अभी बताऊँगा तुमको उस वाले में बताना मैं भूल गया था। तो इनमें फ़र्क क्या है, उसमें फ़र्क क्या है, बात को समझो। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पे था। ठीक है, अंदर नहीं था, अंदर पूरा क्या था, हॉलो था, अंदर से पूरा खोखला था, अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं था। कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग शेल है, तो ऐसे ही कंडक्टिंग शेल का तो प्रॉपर्टी होता है कि अंदर जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कोई कंडक्टर नहीं है। जस्ट इमेजिन कि नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज है, ये सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है, ये चार्ज ही पूरा स्फीयर का बना हुआ है और इसके अंदर भी चार्ज पूरा एकदम भर दिया गया है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो फ़र्क ये है कि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है, इसके पृष्ठ पर आवेश का वितरण है सरफेस पे, और यहाँ पे इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में, आयतन में आवेश का फैलाव है। तो दोनों जगह अलग अलग चीज़ की बात करते हैं। यहाँ जो हम बात करते हैं कि टोटल चार्ज हमने क्यों दिया है, ठीक है, इसको मुझको वहाँ बताना चाहिए था सेकंड वाले में, मगर मिस हो गया, तो यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर इसकी बात करेंगे। रेडियस इसका r है, ठीक है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पे है। ठीक है, इसके जो सरफेस है उसके एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बल्कि जबकि यहाँ पर क्या, इसके वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में क्या है तो पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं, जैसे हम ऐसा निकालेंगे कि टोटल एरिया है 4πr²। ठीक है, तो 4πr² एरिया में जो चार्ज गिवन है वो है Q। क्लियर, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कहोगे Q/4πr²। ठीक है, इसी को हम कहते हैं उस सरफेस के लिए चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं।
हिंदी में कहते हो पृष्ठ आवेश घनत्व। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, मैं बोल रहा हूँ हिंदी, उसको लिख सकते हो अलग से। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करेंगे Q अपॉन 4πr², टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये तो थिन स्फेरिकल शेल वाली कहानी थी, इसका यूज़ वहाँ हम लोग कर रहे थे, इसका फाइंड कर लिया। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर नहीं है, अंदर तक एकदम पूरा आवेश को भर दिए, चार्ज को ठूस के एकदम अंदर तुम पूरा पैक कर दिए। चार्ज का भरा हुआ ये एक गोला है, स्फीयर है, ऐसे मान के चलो। तो अब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे वॉल्यूम में हुआ है, तो उसके हिसाब से बात करेंगे कि अगर इसका रेडियस मैं r मान लूँ और टोटल चार्ज जो दिया गया मैं q मान लूँ, तो इन 4/3 πr³ वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम सबको पता है 4/3 πr³ होता है, और इसका रेडियस है, तो पूरा वॉल्यूम आयतन कितना होगा 4/3 πr³। तो इन 4/3 πr³ वॉल्यूम चार्ज गिवन इज इक्वल टू Q है। तो इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में हमको आवेश चाहिए, तो इन यूनिट वॉल्यूम द चार्ज गिवन इज टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दिया 4/3 πr³। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रो, और रो का मतलब होता है, इसी को हम कहते हैं इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयतन आवेश घनत्व हिंदी में कहोगे, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन चीज़ की बात हम लोगों ने करेंगे, एक लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा बात करेंगे सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा बात करेंगे रो का यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर होगा, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होना चाहिए, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा होना चाहिए। तो लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीन प्रकार की चार्ज डेंसिटी का हम लोग चर्चा हमेशा करते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यहाँ तक क्लियर है, पूरा बढ़िया से क्लियर है। चलो अब ये बताओ कि हमें, तो ये तो ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। अब मेन जो पर्पस था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, उसकी बात करते हैं। तो क्या करते हैं फिर, वैसे ही 3 पॉइंट कंसिडर किया, एक P1 अंदर कहीं, P2 सरफेस पर और P3 सरफेस के बाहर। स्टार्ट करने के पहले बता दूं, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो कि स्फेरिकल शेल में था। ठीक है, ऐसे याद करना है, थिन स्फेरिकल शेल और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में सरफेस पे और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है। जो भी लफड़ा है वो सिर्फ अंदर का है। हॉलो कंडक्टिंग शेल में अंदर हर जगह ज़ीरो होता है, यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हॉलो में तो अंदर चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, मगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस खींचूँ ऐसे, तो इसके अंदर बेटा चार्ज तो ज़ीरो नहीं है ना कुछ चार्ज तो होगा ही। तो चार्ज के ज़ीरो नहीं होने से के कारण इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती, जैसे कि हॉलो शेल में होता था। तो कितनी होती है, और उसको फॉर्मूले को देखते हैं पहले। तो EP1 का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX/R3। ये अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, जहाँ x क्या होगा, तो x होगा सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ये सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको सेंटर पर ही फाइंड करनी हो, एट सेंटर, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 0। अगर मैं इसको 0 पुट करूँगा तो ये पॉइंट P1 कहाँ पहुँच जाएगा, सेंटर पे। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पाओगे, 0। तो हॉलो
स्फेरिकल शेल में और इसमें क्या अंतर हुआ? जो थिन स्फेरिकल शेल था इसके पहले वाला, उसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो थी। यहाँ पर केवल सेंटर पे ज़ीरो होती है, हर जगह नहीं, बस यही फ़र्क है। बाकी सरफेस पे और बाहर का तो फॉर्मूला जो यहाँ पर पे है वही यहाँ पर भी होता है। बात समझ में आ रही है? थिन स्फेरिकल शेल में अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, सॉलिड में केवल सेंटर पे ज़ीरो होता है। वो भी तब जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तब। अगर इधर ज़्यादा होगा चार्ज, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कुछ होगा तो भाई शायद ज़ीरो ना भी हो। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से अंदर है, फैला हुआ है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना तय है बाई सिमेट्री। तो ये तो सेंटर की बात हो गई, अंदर की बात हो गई। अगर सरफेस की बात करोगे तो मैंने पहले ही कहा कि सरफेस का फॉर्मूला वही है जो कि हॉलो स्फेरिकल शेल में था, 1/4πε0 Q/r²। और बाहर के पॉइंट का फॉर्मूला EP3 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया उसके अंदर के पॉइंट पे, और ये हो गया सरफेस पे और बाहर। तो सरफेस पे और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही है जो कि हॉलो स्फेरिकल शेल के केस में था, और अंदर में थोड़ा बदलाव है। तो जो बदलाव है उसको हम लोग अच्छे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह ज़ीरो होगा, यहाँ पे हर जगह ज़ीरो होगा, यहाँ सिर्फ सेंटर पे ज़ीरो होगा। अब इसका ग्राफ मान लो अगर हमको ड्रॉ करना हुआ तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? चलो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अगर हमें ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करती है, तो उसको ड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो ये कुछ ऐसे वेरी करेगा ग्राफ तुम्हारा इसका, लाइक दैट। सेंटर से सरफेस तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इंक्रीज करेगा। तो सेंटर पे ज़ीरो है, सरफेस तक जाने में प्रोपोर्शनल टू x होगा, इंक्रीज करेगा। और सरफेस पर पहुँच के क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सरफेस के बाहर निकलोगे तो प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से डिक्रीज भी करेगा। तो बस इसी का देखो डिफरेंस है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो हॉलो में भी सेम था। क्लियर है? तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज या नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाकी है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देखते हैं, फिर हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। मगर इससे कर लो पहले जल्दी। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी स्टार्ट करने के पहले वही बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालोगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वही होगा जो कि स्फेरिकल शेल वाले केस में था। ऐसे याद करोगे तो ठीक रहेगा। हमारा सोचो कितने ढेर सारे फॉर्मूले कैसे याद करें। तो सरफेस पे और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला स्फेरिकल शेल के लिए और चार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के केस में सेम होगा। अगर स्फीयर सॉलिड है, स्फीयर ऑफ चार्ज है, और नॉन कंडक्टिंग शेल है, चार्ज कंडक्टिंग शेल है, तो सरफेस पे और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। हॉलो केस में सेम होगा, सॉलिड केस में सेम होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर था, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? हॉलो के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम था, इसमें नहीं होगा, इसमें एक अलग से फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड किया जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, किसी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे VP1 मैं कहूँ तो VP1 का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, Q/8πε0 r³ 3r² - x²। थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला मगर याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जहाँ x क्या है? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। जैसे कि हॉलो स्फेरिकल शेल में था, वो कहानी यहाँ पे नहीं है।
हॉलो स्फेरिकल शेल में क्या बताया गया कि अगर हॉलो स्फेरिकल शेल है तो इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो अंदर के हर पॉइंट पे 10 वोल्ट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। और वो कैसे निकालोगे? एक्स के हिसाब से निकालोगे। जैसा शुरुआत करते हैं सेंटर से, तो फॉर सेंटर, तो सेंटर के लिए x इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना होगा? 0। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करोगे ये कितना हो जाएगा? 3r²। r से एक पावर, r² से r का 2 पावर कैंसिल होगा, तो v एट सेंटर क्या मिलेगा? 3q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। अगर मुझको सरफेस पे निकालना हो, फॉर सरफेस, हालांकि सरफेस का तो फॉर्मूला पता ही है, जो सरफेस का फॉर्मूला सॉलिड में आएगा वही आएगा जो हॉलो के केस में होता है। कैसे आएगा आपको भी खुद एग्जांपल देखते हैं। सरफेस के लिए इस x को मैं बढ़ाकर कहाँ पहुँचाऊँगा? यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं सरफेस पर लगाना चाहूँ तो x की वैल्यू बढ़ाकर कितनी करनी पड़ेगी? इक्वल टू रेडियस। तो अगर फॉर सरफेस x इज इक्वल टू मैं r पुट कर दूँ तो 3r² माइनस r² कितना हो गया? 2r²। 2 4 जा 8, यहाँ तो 4 हो जाएगा, और r² से 2 पावर कैंसिल। तो जो फॉर्मूला बचेगा सरफेस का वो ये बचेगा, vs इज इक्वल टू 1/4 पाई, ऐसे लिख लो। ऊपर बचेगा q और नीचे बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और याद करो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी मिलता था इन केस ऑफ शेल, हॉलो कंडक्टिंग शेल के केस में सरफेस पर वही पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो ये पर पे है। इससे मैं ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो पोटेंशियल हमारा आया है इसे हम चाहें तो ऐसे कह सकते हैं 3/8 और q/3/2 कर दो इसको मैं, q/4 पाई ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो पोटेंशियल देखो है वो सरफेस का पोटेंशियल है। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, रिलेशन मिल गया कि Vc इज इक्वल टू 3/2 ऑफ Vs। मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है, 3/2 टाइम्स होता है। ठीक है, जबकि हॉलो के केस में क्या था? हॉलो में दोनों सेम थे। हॉलो पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला और सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों फॉर्मूला सेम था। दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r। यही फ़र्क है। तो हॉलो शेल में सेंटर और सरफेस दोनों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। सॉलिड के केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, सरफेस पर डिफरेंट होगा। और कितना होगा? तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस का 1.5 गुना होगा। देख लो, Vc इज इक्वल टू 3/2 ऑफ Vs। ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला। ये डिफरेंस देख रहे हैं ना कि वहाँ क्या था, यहाँ क्या था। इनसाइड पॉइंट की बात करोगे V एट P3, बाहर के पॉइंट पे, तो बाहर के पॉइंट का तो वही फॉर्मूला था जो हॉलो वाले केस में था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r। ठीक है, तो अंदर का हो गया, सेंटर का हो गया, सरफेस का हो गया, बाहर का हो गया। अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए डिस्टेंस के साथ तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ आएगा। इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया जाए, इधर डिस्टेंस ले लिया जाए, तो कुछ ऐसे इसका ग्राफ चेंज करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये सेंटर पोटेंशियल है जो मैक्सिमम होगा, ये सरफेस पर है जो थोड़ा कम हो जाएगा, और सरफेस से बाहर निकलेंगे तो 1/r के हिसाब से क्या होगा वो चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ गॉसेस थ्योरम। इन सब से क्वेश्चन आते हैं भाई, चाहे वो लाइन चार्ज हो, चाहे शेल हो, चाहे सॉलिड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। चलते हैं 4th एप्लीकेशन की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जल्दी कर लो।
चलो फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ, तो मान लो एक बहुत बड़ा सा मेरे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, एक पतली सी चादर है आवेश की, जिस पे चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो सरफेस पे है, इसके पृष्ठ पर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब यहाँ पर उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर इसका जो टोटल एरिया है, मैं मान लो ए है, और जो चार्ज मैं दिया इस पर वो मान लो अगर क्यू है, तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, वो होता सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हो रहा है, इसके एरिया पे हो रहा है। अब यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं P। यहाँ पर भी एक आइडिया ये है कि यहाँ भी जो कुछ कंडीशनल फॉर्मूले हैं जिनको हमें समझना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कहने का क्या मतलब, लार्ज मतलब क्या, ऐसे तो नहीं किसी को कह सकते कि लार्ज, हमेशा कुछ न कुछ के किसी न किसी कंपेरिजन में बात होती है। लार्ज या स्मॉल जो भी होगा वो हमेशा किसी कंपेरिजन में होगा। तो लार्ज मतलब किसके कंपेरिजन में लार्ज, क्या लार्ज का क्या डेफिनेशन है यहाँ पर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जैसे वो लाइन चार्ज में बताया था कि डिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत लंबा लाइन चार्ज होना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पर भी इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में इसका जो डायमेंशन है, इसका जो आकार है बहुत बड़ा हो, तभी ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बात बनेगी हमारी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज का कहने का मतलब यही होता है। और सबसे मज़े की बात है कि जो फॉर्मूला यहाँ पर पे आएगा, ये प्लेन शीट इतनी लार्ज होगी कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो जाएगा अगर लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज को हम लोग लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, E इज इक्वल टू, सीधे फॉर्मूले की बात करेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस बात को ध्यान रखना। जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इसके सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, सीधे क्वेश्चन से इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। बट उसके पहले एक एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन का एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे हम लोग, एक चार्ज रिंग का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, जल्दी करो फिर उस पर चलते हैं, टू इट। चलो एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं, अच्छा फॉर्मूला है, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मान लो एक यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज रिंग हमारे पास है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। जनरली 2 पॉइंट में निकालते हैं हम लोग, एक उसके सेंटर पे और एक उसके एक्सिस पर कहीं किसी पॉइंट में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका चलो एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर है इसके सरकमफ्रेंस पे है, तो अगर तुम डेंसिटी की बात करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चार्ज डेंसिटी की बात होगी, लैम्डा की बात होगी। ठीक है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरकमफ्रेंस पे है, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का यहाँ पे हो रहा है, तो लैम्डा की बात कर सकते हो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस। ठीक है, रेडियस चलो इसका मान लिया मैंने ए है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करना है, सेंटर पर ही फाइंड करना है, बस सेंटर फाइंड करते हैं। तो सेंटर का तो भी कुछ देर पर लिखवाया भी था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी हो एट सेंटर पे, तो सीधी सी भाषा में 0 होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में चारों तरफ चार्ज सिमेट्रिकल तरीके से फैला हुआ है। तो कहीं भी सिमेट्रिकली चार्ज अगर फैला होगा चारों तरफ से, तो सेंटर पे तो फील्ड 0 होना ही है, इसके पहले बताया भी था। तो चार्ज रिंग अगर है और सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में शायद डिफरेंट हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब एक्सिस पे कहीं अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा E एट एक्सिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX
बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, जहाँ ए उसका रेडियस है और एक्स सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस एक्सिस पर जहाँ तुमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे चाहो तो सेंटर के लिए एक्सिस इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ चेंज करेगी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको ये पता करना हो कि एक्सिस पर कहाँ मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए एक बात रखना, फॉर ई मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने के लिए एक्स की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 होनी चाहिए, रेडियस का 1/√2 टाइम्स। तो रेडियस के इधर जाएंगे प्लस माइनस प्लस इधर माइनस इधर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कितनी होगी, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख दें a/√2 तो फाइंड कर सकते हैं। इतना तो फाइंड कर सकते हो, अपने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइंड करके चेक कर लेना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, तो यहाँ पे होती है। कितनी होती है, x की वैल्यू ये पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे एक्सिस पे। मान लो अब मुझको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R मतलब रेडियस, रेडियस यहाँ पे क्या है, A। तो Q/A भाई हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल कैंसिल नहीं होगा। पोटेंशियल इनफैक्ट सबका सिमेट्रिकली ऐड ऑन हो जाएगा, तो ऐड होकर कितनी वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, कैंसिल हो गया, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है तो बच गया। एक्सिस पर निकालोगे तो V एट एक्सिस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ठीक है, रखना यहाँ पे 3/2 होता है, यहाँ पर 1/2 होता है। कैसे 1/2, भाई ये x है, ये x है, ये a है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर निकालोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और रिंग का हर एक पॉइंट इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा, कुछ इस तरीके से। फिगर देखने बाद समझ में आ जाएगी, है ना। तो रिंग का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो सभी का पोटेंशियल ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कट वट सकता है कंपोनेंट पे, ये नहीं कटेगा, सब ऐड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला था ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, उसके सेंटर पे और किसी एक्सिस पे। ठीक है, जल्दी फॉर्मूले को नोट करो, फिर आगे बातचीत करते हैं जल्दी। ओके फाइन, तो ये कुछ गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन थे जो हमारे सिलेबस से मेंशन है, जिनको हमको पढ़ना है। एक बात को ध्यान समझना होगा, चाहे नीट के एस्पिरेंट है चाहे CUT की, हम लोग NCERT पर मेन फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन हमको मिलेंगे। कुछ बाहरी क्वेश्चंस भी होंगे जो हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग अभी एक चार्ज सिलेंडर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हॉलो केस में भी और सॉइड के केस में भी, मगर वो डिस्कस करूँगा मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जब इसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस में भी कुछ बातें होंगी, कुछ जो फॉर्मूले हैं सिलेबस से मेंशन है उसकी बातें होंगी, पूरा मिला जुला करके हमको सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस आज का सेशन था, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, बस ध्यान से फॉर्मूले को देखना है और उसको मेमोराइज़ करना है और टाइम आने पे अप्लाई करना है। याद होगा तभी अप्लाई करोगे, नहीं है तो अप्लाई कैसे कर सोगे। ठीक है, तो आज स्टॉप करेंगे। इनमें कुछ डाउट होगा तो ज़रूर मुझको बताना, हम लोग क्वेश्चन में वैसे ही डिस्कशन क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिससे वो कॉन्सेप्ट दूर हो जो दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।